इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टामीन की, बेसिकली कि हमारे पास हिस्टामीन किस तरीके का हार्मोन है, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हिस्टामीन एक ऑटोकॉइड है। यानी ऑटोकॉइड का मतलब ये हार्मोन्स होते हैं जिन ऑर्गन्स से या जिन टिश्यूज़ से ये रिलीज़ होते हैं, उन्हीं टिश्यूज़ के ऊपर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो स्पेसिफिकली बात करें हिस्टामीन की, ये बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी में हर टिश्यू में मौजूद है हिस्टामीन, लेकिन ज़्यादातर ये मिलेगा लंग्स में, स्किन में, ब्लड वेसल्स में और जीआईटी में ज़्यादातर हिस्टामीन होता है। इसके अलावा इन ऑर्गन्स में ऐसे कौन से सेल्स हैं जो हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं, तो हमारे पास मास्ट सेल्स हैं और बेसोफिल्स हैं जहाँ से हिस्टामीन रिलीज़ होती है। इसके साथ साथ जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं या स्नेक वगैरह, उनका जो वेनॉम होता है वो भी, उनके स्टिंग में हिस्टामीन मौजूद है। अच्छा, इसके बाद इसकी प्रोडक्शन और सिंथेसिस हमारी बॉडी में अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन और सिंथेसिस के हवाले से तो न्यूरॉन्स के अंदर ये बनते हैं। गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स, यानी जो आपके पास स्टमक है, स्टमक के अंदर जो पेराइटल सेल्स हैं वहाँ से हिस्टामीन रिलीज़ होती है, मास्ट सेल से रिलीज़ होती है, और साथ में बेसोफिल्स के अंदर इनकी प्रोडक्शन होती है। अब रिलीज़ की हम बात करें कि चलें, प्रोडक्शन तो इनके अंदर होती है, तो ये रिलीज़ कैसे होते हैं। देखें, हिस्टामीन की रिलीज़ के लिए कुछ स्टिम्युलस दरकार है। यानी कोई ऐसा स्टिम्युलस होगा जो इन सेल्स के ऊपर आएगा और फिर ये सेल जो है हिस्टामीन रिलीज़ करेंगे। लेट सपोज ये हमारे पास मास्ट सेल है और इसने हिस्टामीन रिलीज़ करनी है। अब वो कौन सा स्टिम्युलस है जो हिस्टामीन को रिलीज़ करवाता है। एक पहला स्टिमुलस तो आपके पास डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। अगर यहाँ पे कोई इस तरह का ट्रॉमा हो गया है किसी टिश्यू में, जिस जैसे कोल्ड है, बहुत इंतहाई कोल्ड, या कोई टॉक्सिन या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, कोई बी स्टिंग है, कोई वेनॉम है, या फिज़िकली कोई ट्रॉमा है, उसकी वजह से फिर मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन होती है और हिस्टामीन बाहर आ जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को होती है एलर्जीज़ या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारी हिस्टामीन इन सेल्स से रिलीज़ हो जाती है और फिर वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज करती हैं। नेक्स्ट चीज़ इज़ मैकेनिज़्म की। चले, हमने बात की कि हिस्टामीन रिलीज़ हो गई, अब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो किस तरह से करती है। देखिए, हिस्टामीन के अपने रिसेप्टर होते हैं। जैसे आप इनको कहते हैं हिस्टामीन H1 रिसेप्टर, फिर H2 रिसेप्टर, H3 एंड H4। क्लिनिकली देखा जाए तो हमारे पास H1 और H2 ये ज़्यादा क्लिनिकली इम्पोर्टेंस रखते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास क्लिनिकल ड्रग्स हैं वो भी इन्हीं दो रिसेप्टर को टारगेट करती हैं। तो यानी हिस्टामीन के अपने रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामीन आता है और अपने रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है और फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर आपके पास है, सबसे पहले मैं बात करूं हिस्टामीन H1 रिसेप्टर की, तो H1 जो आपके पास है ये स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे GIT है तो वो स्मूथ मसल है, वहाँ पे इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स कर देना, डायरिया कॉज करना, इसके अलावा ब्रोंकाई में एस्थमा और लंग्स कैपेसिटी को डिक्रीज़ करना, तो इस तरह के काम करता है। इसके साथ साथ जो आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स की वेजोडाइलेशन करना, कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, फिर वेजोडाइलेशन करना छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में बाय नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अलावा जो आपके पास हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, यानी इन्फ्लेमेशन करवाना हिस्टामीन का एक काम है। और ज़्यादातर पैथोलॉजिकल कंडीशन में हिस्टामीन देखी जाती है, जैसे एलर्जिक रिनाइटिस है, एटोपिक डर्माटाइटिस यानी जल्द की बीमारी है, कंजक्टिवाइटिस आंखों में जो कंजक्टाइवा है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाना, अर्टिकेरिया स्किन के ऊपर, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एस्थमा वगैरह में ज़्यादातर ख़तरनाक है। सो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ H1 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर जो आपके पास हैं, H2 आपको ज़्यादातर मिलते हैं GIT में, और GIT में जो पेराइटल सेल्स हैं उनके ऊपर होते हैं, और इसका काम है एसिड प्रोडक्शन। यानी जो GIT के अंदर HCl प्रोडक्शन है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय हिस्टामीन H2 रिसेप्टर। इसके अलावा जनरल अगर हम फंक्शंस की बात करें हिस्टामीन के, तो सेलुलर रिस्पॉन्सेज अक्सर हिस्टामीन की वजह से आती हैं। जैसे हमने बात की गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन विच इज़ बिकॉज ऑफ H2, न्यूरो ट्रांसमिशन इन पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन में भी है, एलर्जिक रिएक्शंस या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो कि H1 रिसेप्टर की वजह से होते हैं। अच्छा, क्लिनिकल अगर हम बात करें हिस्टामीन का एज अ हार्मोन कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं है, लेकिन हमारे पास अक्सर ऐसी ड्रग्स मौजूद हैं, क्लिनिकली वेरी यूज़फुल ड्रग्स हैं, जो या तो हिस्टामीन H1 को टारगेट करती हैं या H2 को टारगेट करती हैं। इनकी ब्लॉकिंग से आप डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट ले सकते हो, यानी डिफरेंट कंडीशंस को मैनेज करते हो।
सबसे पहले मैं आपको बात करूं एंटी हिस्टामीन्स में H1 रिसेप्टर्स की, यानी जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन थी, जहाँ पे एलर्जीज थी, उनको ब्लॉक करने के लिए। तो हमारे पास दो जनरेशन्स मौजूद है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में बात करें तो आपके पास ड्रग्स हैं क्लोरफेनरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमिनहाइड्रिनेट, हाइड्रोक्सीजीन और प्रोमेथाजीन। आप देखें पेरिटॉन एक बहुत ही फेमस ब्रांड है पाकिस्तान में, क्लोरफेनरामीन ड्रग है। फिर बेनाड्रिल आपने बचपन में ली होगी, वो डाइफेनहाइड्रामीन है, खांसी वगैरह में दी जाती थी। ग्रेविनेट जो कि आपके पास डाइमिनहाइड्रिनेट है, एंटी एमेटिक है। फिर हाइड्रोक्सीजीन में एटारेक्स मौजूद है, मार्केट में अवेलेबल है। प्रोमेथाजीन देखे जाए एवोमीन अवेलेबल होती है। अच्छा, सेकंड जनरेशन पे आ जाएं तो ये भी लोग नज़ला ज़ुकाम में बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेट्रिजीन रिजिक्स के नाम से फेमस है, इंडिया में तो बैन हो गई है। लीवोसिट्राजीन टी डे के नाम से मार्केट में आती है। लोराटिडीन, सॉफ्टिन या जो है आपके पास लोरीन के ब्रांड में अवेलेबल। डेस्लेरोटोडीन यानी जॉर्डिन डी है। फेक्सोफेनाडीन जो कि फेक्सिट है। तो इस तरह की ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं इन डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ लाइक एलर्जीज़ हैं, एस्थमा है, नज़ला ज़ुकाम हो गया, रेस्पिरेटरी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, मेजर फ़र्क मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन जो है ये सीडेशन कॉज करते हैं, यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके सीडेशन कॉज करते हैं, जबकि सेकंड जनरेशन सीडेशन कॉज नहीं करते। तो ये फ़र्क है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में। इसके बाद हम बात करें तो आपके पास फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करते हैं एंटी हिस्टामीन की, कि ये तमाम H1 ब्लॉकर्स सिमिलर हैं, यानी जो अभी हमने बात की फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। ये ड्रग्स जो हैं ये रिसेप्टर मीडिएटेड रिस्पांस लेते हैं, यानी रिसेप्टर के ऊपर जाके ये ड्रग्स जाती हैं, रिसेप्टर पर बाइंड करती हैं और फिर इनका फंक्शन आता है। इसके अलावा जो आपके पास ये फार्माकोलॉजिकल बात है कि मच मोर इफ़ेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सिम्टम्स रादर देन रिवर्सिंग, यानी जो आपको सिम्टम हो गए ये उसको रिवर्स नहीं करते, लेकिन मज़ीद फिर आपको इस तरह के सिम्टम्स नहीं होंगे, यानी सिम्टम्स को प्रिवेंट करते हैं। लिहाजा अगर आपको फील होता है कि आपको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो आप पहले से इस ड्रग को ले सकते हैं ताकि वो सिम्टम्स आपको बाद में ना आए। इसके अलावा एंटी हिस्टामीन के हिस्टामीन रिसेप्टर के अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर पे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते, एड्रीनर्जिक पे, कोलिनर्जिक पे, यानी हिस्टामीन रिसेप्टर के अलावा भी इनके और फंक्शंस आते हैं। अच्छा, थेराप्यूटिक यूजेस, यानी कौन सी बीमारियां हैं कि आप इन ड्रग्स को इस्तेमाल करते हो। जैसे हमने बात की एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, एलर्जिक रिनाइटिस यानी नोज़ वगैरह, रेस्पिरेटरी ट्रैक, अर्टिकेरिया जिल्द के ऊपर, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस आइज़ में, तो उसके लिए हम ऑप्थाल्मिक एंटीहिस्टामीन यूज़ करते हैं, जैसे कि एज़ेलेस्टिन है, ओलोपेटाडीन है, कीटोटिफैन है, इस तरह की। अच्छा, मोशन सिकनेस, यानी जिन लोगों को अक्सर उल्टियाँ वगैरह लग जाती हैं जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, बच्चों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है, तो आप एंटीहिस्टामीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डाइफेनहाइड्रामीन है, डाइमिनहाइड्रिनेट है, साइक्लिजीन है, मैक्लिजीन, प्रोमेथाजीन। ये सारी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं और ये आप ट्रैवलिंग करने से थोड़ी देर पहले ले लेते हैं, फिर आपको कोई नोज़िया वॉमिटिंग नहीं होती। इसके अलावा मैक्लिजीन है, मैक्लिजीन वर्टाइगो में इस्तेमाल होती है, सर चकरा जाना अचानक से, उसमें इस्तेमाल होती है। फिर इसके बाद इंसोम्निया, देखिए इंसोम्निया होती है नींद ना आना, लेकिन उसके लिए हमारे पास और बेहतर ड्रग्स हैं, लिहाजा हिस्टामीन हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। लेकिन क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामीन्स हैं वो सीडेशन कॉज करती हैं, तो क्योंकि वो सीडेशन कॉज करती हैं इस वजह से हम कहते हैं कि वो ऑफ द लेबल इंसोम्निया में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। सो यहाँ तक की जो हमारी बात थी दैट वाज H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब मैं आपको ज़रा सा बताता हूँ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में। H2 आप जानते हैं कि ज़्यादातर प्रेजेंट है स्टमक के ऊपर और यहाँ से वो HCl की प्रोडक्शन करते हैं। तो जिन लोगों को तेज़ाबियत होती है, एसिडिटी फील होती है, वो फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें आपके पास ड्रग्स हैं सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, फेमोटिडीन, नाइज़ेटिडीन। ये 4 तरह की ड्रग्स हैं। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर सिमेटिडीन और रैनिटिडीन ही आपके पास देख रहे हैं, जैसे जेंटाक आपने लाजमी कभी न कभी ये अपने अबू वगैरह लेते होंगे, इस तरह की जेंटाक लेते हैं अक्सर लोग। फेमोटिडीन में आपके नोसिड, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये क्या करते हैं, ये हार्ट बर्न या अल्सर्स वगैरह की कंडीशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करते हैं और फिर ये इस तरह की कंडीशंस को ट्रीट करने में मुफीद ड्रग्स हैं। सो दैट इज़ द अकाउंट ऑफ हिस्टामीन्स एंड एंटी हिस्टामीन ड्रग्स।